हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्थानीय सरकार एवं प्रशासन, ठीक है। उसके बारे में 2-3 चैप्टर थे, हमने उनको डिटेल से पढ़ा कि पंचायती राज में क्या क्या होता है और ग्राम प्रशासन में मतलब कि गांव में प्रशासन का क्या रोल होता है, नगर में प्रशासन का क्या रोल होता है। और आशा करते हैं कि आप सभी को वो सारे टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। देन आज हम बात करेंगे जो हमारा इकाई 4th है, जिसमें हम बात करेंगे आजीविकाएं, ठीक है। आजीविकाएं का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपना कैसे किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि शहर का व्यक्ति कैसे अपने जीवन यापन की मतलब जो भी उसका आधार है क्या करता है, गांव का बंदा कैसे अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या काम करता है, उन सारी बातों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि नाई की दुकान है, जो सैलून है, यहाँ पे नाई अपने काम कर रहा है, मतलब अपना जीवन यापन वो उसका यही धंधा है। तो लोगों के बाल बनाता है और उससे अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ घास काट रहे हैं, तो इसके बारे में कि ये किसान लोग हैं, ऐसे करके मतलब खेतों में मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे बैंकिंग का काम चल रहा है, तो ये अपना जो सर्विस करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यही सारी बातें समझाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये औरत सब्जी की दुकान रख के बैठी है, मतलब सब्जी रख के बैठी है, तो इससे अपना जीवन यापन कर रही है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, किस किस तरीके से और क्या क्या उनका तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम बात करें तो आज का अध्याय 8 है, इकाई 4 है, अध्याय 8 है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आजीविकाएं में कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ठीक है, कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं यहाँ पे आजीविका का क्या क्या साधन है, कैसे कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या बात लिखी गई है कि जो हमने पहले पाठ में पढ़ा कि अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कैसे कैसे विविधताएं होती हैं, रंग भेद की विविधता होती है, जातिगत विविधता होती है, भौगोलिक विविधता होती है, मतलब कई तरह की विविधताओं का सामना करना पड़ता है किसी भी इंसान को, ठीक है। तो उसको हमने देखा, हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, ठीक है। जब हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे वहाँ पे हमने लद्दाख का और केरल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। बुक में दिया हुआ आपको बहुत अच्छे तरीके से कि लद्दाख में रहने वाले लोग और केरल में रहने वाले लोगों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उनके बारे में हम समझे थे कि इनमें से क्या क्या डिफरेंसेज हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो लद्दाख में रहता है वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। यहाँ से ये जो पूरा है रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, यहाँ पे भेड़ बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है, उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। आप में से बहुत से गर्मी में बहुत आते हैं, बोलते हैं कश्मीरी कंबल ले लो, कश्मीरी चादर ले लो, ऐसे बेचने वाले आते हैं, तो उसी ऊन से वो बनाए जाते हैं, ठीक है। देन हमने उसके बाद बात की कि जो केरल का रीजन होता है, यहाँ पे जो ये केरल है, ठीक है। तो यहाँ पे केरल में क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ पे विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण इसका तापमान भी ठीक रहता है, मतलब सर्वाधिक रहता है। तो यहाँ पे चावल की खेती अच्छी मात्रा में हो जाती है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, चावल या सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं, लेकिन वहीं भौगोलिक भेदभाव के कारण ही ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले और यहाँ पे जैसे कि ये समुद्र के किनारे हैं, ये मछलियाँ पालते थे, वहाँ रेगिस्तानी इलाका, वहाँ भेड़ बकरी पालते थे। तो ये सारे भी काम हमने देखे कि कैसे कैसे लोग अपने भौगोलिक आधार पे ही अपने जीवन यापन या काम धंधे पर कैसे उनके असर पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर पाए जाने वाले भेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम इस पाठ में यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। जो गांव के लोग होते हैं तो वो कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल का मतलब है कि थोड़ा मतलब इसकी गहराई तक जाएंगे कि कैसे कैसे है कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं,
उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, ठीक है। जो गांव के लोग रहते हैं तो उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, और मिलती जुलती है यदि तो वो कहाँ तक मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग इस अध्याय में पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम दिए गए हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं अपना। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला लगाया है, कोई मतलब दुकान रखा है, सब कोई अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई मछली पकड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं सारी बातों को समझेंगे। तो जो यहाँ कहानी दी गई है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो एक कलपट्टू गांव है, ठीक है। कलपट्टू गांव की जो तमिलनाडु का एक गांव है, वहाँ की पहले कहानी दी गई है। यहाँ पे क्या बात की गई है कि तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गाँव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, ठीक है। जैसे कि टोकरी बनाना, बर्तन और टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। देन उसके बाद कलपट्टू के लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी, घड़े, बर्तन, ईंट, बैलगाड़ी इतना ही बनाते हैं। यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नर्स हैं, शिक्षक भी हैं, धोबी भी हैं, बुनकर भी हैं, नाई भी हैं, साइकिल भी ठीक करने वाले हैं, लोहार के रूप में भी, मतलब कई तरह से अलग अलग रूप में वो अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी रहते हैं, जो कुछ किराने की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, अदर किसी भी सामान की दुकान हो गई। तो कुछ दुकानदार भी रहते हैं और कुछ कौन रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, ठीक है। जो वहाँ की मेन गली है वो कैसे दिखती है, एक बाजार की तरह दिखती है, मार्केट की तरह, मतलब सिटी में जैसे मार्केट होती है उस तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह के कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय हो गई, सब्जी की दुकानें हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, तथा 2 दुकानें बीज एवं खाद की हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब मेन रूप से हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी दुकानें रखी हुई हैं। और यहाँ पे 2 दुकानें और हैं, जिनमें से एक दुकान बीज की है और दूसरी दुकान खाद की है। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 4 दुकानें चाय की, कलपट्टू गांव की बात की जा रही है। तो वहाँ पे 4 दुकानें चाय की भी हैं, जहाँ पे टिफ़िन भी मिलता है, मतलब कि लंच भी मिलता है, वहाँ से बनवा सकता है कोई आदमी। फिर क्या होता है कि यहाँ टिफ़िन का मतलब यह है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे कि सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है, यानी कि खाने पीने के लिए आप कुछ भी पैक करा के ले जा सकते हो सुबह का या लंच का। और शाम के नाश्ते में बड़ा और बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, ठीक है। जहाँ पे चाय की दुकान रहती है वहीं पे एक लोहे का जो लोहार होता है उसका परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कोई दुकान अलग से नहीं खोला है, उसका जो घर है वहीं पे ही अपने जो भी लोहे का काम करता है, लोहे की चीज़ें बनाता है, वो घर में ही बनाता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, उसी के बगल से साइकिल जो ठीक करने वाले हैं उसकी दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है, ठीक है। यदि किसी को किराए पे लेना हुआ तो वहाँ पे साइकिल मिलती है। हालांकि अब साइकिल कोई किराए पे नहीं लेता है, कार या बाइक जो है या बस हो गई, ये किराए पे मिलती हैं और हर जगह पे ये मिल जाती हैं। तो वहाँ जो पहले की तत्कालीन समय की बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्या था कि साइकिल भी किराए में मिलती थी। जहाँ जो पंचर बनाता था, मीन्स साइकिल बनाता था, वो साइकिल को किराए पे भी लोगों को देता था, ठीक है। किराए का देने का मतलब ये है कि 1-2 घंटे के लिए कोई भी ले जाए साइकिल और 1-2 घंटे का पैसा दे जाए और फिर लाके वापस दे दे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते थे, यानी कि गांव में 2 ऐसे परिवार थे जो कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते थे। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते थे, ठीक है। और लारी का मतलब जो ट्रक वगैरह होते हैं उनको चलाने का काम करते थे और मकान बनाते थे, बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, मतलब कारीगर थे जो सिटी में जाके क्या करते थे कि घर बनाते थे और गाड़ी चलाने का काम करते थे, ठीक है। पहले लारी बोला जाता था गाड़ी को ही, तो यही गाड़ी चलाने का काम करते थे। मतलब यहाँ पे ये समझाया गया है
कि उस गांव में जितने व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति का काम करने का तरीका, अपने जीने का तरीका सब कुछ अलग अलग है। कोई अपना सब्जी बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हमने देखा कि कोई लोहे के जो बर्तन हो गए या लोहे का सामान हो गया, उनको बना के जीवन यापन कर रहा है। तो कोई कपड़े बेच के जीवन यापन कर रहा है, कोई किसी भी काम को करता है, कोई साइकिल की मरम्मत कर रहा है, उससे अपना जीवन यापन कर रहा है, तो कोई कपड़े धोता है सबके और उससे ही अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें समझाई गई हैं। देन उसके बाद बात करें तो गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ, जो कलपट्टू गांव है वो क्या होता है कि छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ठीक है, सिंचित जमीन, क्योंकि आपको पता है कि जो धान होती है, धान पे यदि पानी नहीं लगाया जाए, ठीक है, तो वो उसका होना असंभव है। तो धान के लिए सबसे ज़्यादा पानी की अधिकता मतलब पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वही बात की गई कि जो कलपट्टू गांव था वहाँ पे जो सिंचित ज़मीन थी, सिंचित ज़मीन का मतलब कि जहाँ पानी उपलब्ध था, तो वहाँ धान की खेती होती थी। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते थे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कृषक लोग ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ज़्यादातर परिवार थे वो खेती के द्वारा ही अपना आजीविका चलाते थे। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। ठीक है, वो ये बात याद रखना कि तमिलनाडु में नारियल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे और भी अलग धान के अलावा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे आम हो गया, नारियल हो गया, कपास, गन्ना, केला आदि उगाए जाते हैं। कुछ लोगों से यदि हम मिले या कलपट्टू के, यहाँ पे क्या बात की गई है कि आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी मतलब उनकी आजीविका के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं। जो वहाँ के लोग थे वो कैसे काम करते हैं, हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें हम बात करें, ये कहानी पढ़नी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें तो वहीं पे एक तुलसी नाम की लड़की रहती है या महिला है, तो उनसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो तुलसी है वो क्या बता रही है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। ठीक है, वहाँ के कोई जमींदार हैं रामलिंगम नाम के, तो उनके ज़मीन पे वो लोग काम करते हैं। उनके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। ठीक है, 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले मैं भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। जो वो महिला है वो बता रही है कि अभी जब शादी हो गई वो ससुराल में आ जाती है, तो वो रामलिंगम के जो उसके गांव के खेतिहर थे उनके यहाँ काम करती है। शादी से पहले भी वो मायके में भी धान के खेतों में मजदूरी करती थी। ठीक है, या यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। ठीक है, जो कितने घंटे ये काम करती है, सुबह 8:30 बजे से आके शाम को 4:30 बजे तक ये लोग लगातार काम करते हैं। और जो इनकी वाइफ होती है, जो वहाँ के जमींदार जी थे रामलिंगम, उनकी वाइफ क्या करती है कि काम की निगरानी करती है। ठीक है, देन उसके बाद इसके आगे की हम बात करें तो साल के कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। मतलब साल के, अब ये जो कृषि है वो सीजन वाइज है। ठीक है, यानी कि यदि मतलब धान की खेती हर एक चौथे महीने में ही बोई जाती है, मतलब बारिश के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, ज़्यादातर तो वहाँ पे इनको क्या होता था कि सीजन वाइज ही काम मिलते थे। अब गर्मी में जहाँ कोई भी खेती नहीं करता है वहाँ पे फिर इनको काम नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये वही बात बता रही है कि साल के कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। ठीक है, मतलब वो ये बता रही है कि अभी मैं धान लगा रही हूँ, उसका रोपण कर रही हूँ, क्योंकि धान को एक बार आप बो दो फिर उसके पौधे उखाड़ के आप दूसरी जगह लगा सकते हो। ठीक है, जिसे रोपाई बोलते हैं।
तो ये जो धान की फसल है आप एक बार उखाड़ के दूसरी जगह लगा दोगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना उपज देगी। लेकिन यदि गेहूँ को ऐसा करते हैं तो वो फिर नष्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो बता रही कि धान की अभी मैं रोपाई कर रही हूँ, उसके बाद जब उसमें खरपतवार आ जाएगा तो यही हमें अभी इसकी निराई के लिए बुलाएंगे, यानी कि जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए। हालांकि अब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चल गई हैं जिसको एक बार डाल दें तो सारा खरपतवार नष्ट हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, उसकी निराई कराई जाती थी, जिसमें से कि उस वो महिला बता रही है कि अभी हमको इसकी निराई के लिए बुलाया जाएगा और बाद में जब ये पक जाएगा तो इसकी कटाई के लिए भी हम ही लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और जब बुलाया जाएगा काम करेंगी तो तभी उनको उसकी मजदूरी मिलती थी। जब मैं और फिर वो आगे बता रही हैं कि जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रहने से तकलीफ होती है, ठीक है। अब उनकी उम्र ढलती जा रही है तो वो क्या बता रही हैं कि जब मैं छोटी थी तो मतलब वो कम उम्र की थी तो अच्छे से बहुत ही जल्दी से काम कर लेती थी सारे काम ये। लेकिन अब जब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे हैं और पानी में जाने से प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है क्योंकि वो काम नहीं करेंगी तो उनका जीवन यापन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उनको जाना पड़ता था। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है, ठीक है। जो वहाँ पे पहले, हालांकि अब 150-300 रुपये लेते हैं, लेकिन पहले एक दिन का 40 रुपये मजदूरी मिलती थी। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, ठीक है। वो बता रही है कि जिस गांव से मैं आई हूँ तो वहाँ पे मजदूरी के रेट से ये थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। कम है लेकिन फिर भी वो यहीं आती है क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है उसके पास, इसलिए वो यहीं पे आती है। रामलिंगम पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा, ठीक है। मतलब कि वो इतना उस पे भरोसा कर रही है कि भले ही कम दे रहा है लेकिन जब भी काम पड़ता है वो उसी को बुलाता है। वो इसलिए कम पैसे पर भी काम करती है। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है, ठीक है। जो रामलिंगम है वो बाकी लोगों की तरह, जैसे कोई भी हुआ कि चलो दूसरे गांव से ले आते हैं, यहाँ के मजदूर थोड़ा ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या ज़्यादा इनको देना पड़ेगा तो दूसरे गांव से मजदूर लेके आए, क्योंकि गरीबी और भूखमरी तो हर जगह है। तो हर एक लोग तैयार रहते हैं आने के लिए भी, तो वहाँ से जाके ले आते हैं और उनको पैसा भी कम देना पड़ता है और काम भी अच्छे से करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये वही बता रही है कि रामलिंगम उनमें से नहीं है जो कि दूसरे गांव में ढूंढने जाए किसी और को, हम ही लोगों से हमेशा काम कराता है, इसलिए थोड़ा पैसा कम भी देता है तब भी हम काम करते हैं, ठीक है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। वही तुलसी बता रही है कि जो मेरा पति रमन है वह भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, ठीक है। उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, बस वही एक आधार, जीवन यापन का आधार मजदूरी करना है। जितने दिन तक करेंगे उतने दिन तक खाएंगे, वरना फिर उनको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है, ठीक है। जो कीड़ों की दवाई होती है तो वो दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है, ठीक है। जब तक खेतों, क्योंकि 12 महीने तो खेतों में काम नहीं मिल सकता, तो जब तक खेत में काम मिला तो ठीक है, खेत का काम करता है। लेकिन जब खेत में काम नहीं मिलता है तो वो क्या करता है कि वहीं उसके गांव के पास में ही पत्थर की खान थी, तो क्या करता है कि पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम वो करने लगता है, ठीक है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक में ले जाए जाते हैं और खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। वो औरत बता रही है कि हाँ, खेत में तो काम करती ही हूँ, साथ में आके मैं घर का भी पूरा काम करती हूँ, ठीक है। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती है, ठीक है। मतलब वो घर के बाहर का भी काम कर रही है। उसके बाद वो आती है तो 8:30 बजे से 4:30 बजे तक वो खेतों में काम करती है। उसके बाद आती है तो घर के सारे काम करती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना और फिर जंगल से जाके लकड़ी भी लाना। और जो गांव के करीब 1-2 किलोमीटर दूर पे था, वहाँ पे बोरवेल था, वहाँ से वो जाके पानी भी लाती है।
और वो बता रही है कि मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ठीक है, जो उसका हस्बैंड था वो क्या करता है कि मतलब यदि खेतों में काम मिला तो ठीक है, नहीं तो जो आसपास के खाने रहती थी वहाँ पे काम करने जाता है। और उसके बाद वो जैसे बाहर से कोई साग सब्जी लाना हुआ तो उसमें वो सिर्फ उसकी मदद करता है। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो वेन आरेख दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। ये पूरे 12 महीने का है। ठीक है, यहाँ पे 12 महीने दिए गए हैं जिनमें से इनको काम कब कब मिलता है ये समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पे हो गया बीड़ा बनाना जून में। ठीक है, तो जून में इसको बीड़ा बनाना और रोपाई करना, जैसे कि जो वहाँ पे बुवाई होती है फिर उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लगाना यानी कि रुपाई करना जुलाई अगस्त। उसके बाद इसकी निराई सितंबर अक्टूबर और कटाई नवंबर दिसंबर में। ठीक है, बस इतने ही दिन इनको काम मिलते हैं, इतने दिन इनको काम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वही समझाया गया है। देन उसके बाद हम बात करें अब आगे की इसकी, तो वही जो तुलसी थी वो आगे बता रही है कि हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। ठीक है, वो बता रही है कि मतलब इतना काम करते हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता है कि कोई बीमार हो रहा है तो उनकी दवाई करा लें। वो जिसके यहाँ काम करती थी, जो वहाँ के जमींदार थे, उनसे कर्ज लेती है और जब कर्ज देने के लिए कुछ रहता नहीं है तो वो क्या करती है, जो गाय रखी थी उसको बेच के फिर उनका कर्ज वापस करती है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि तुलसी अपनी मतलब कि तुलसी की आपने कहानी को सुना तो उसमें ग्रामीण इलाके में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा कि ग्रामीण लोग में जो रहते हैं और जो खासकर गरीब परिवार से हैं। ठीक है, ग्रामीण लोगों में ऐसा नहीं है कि गरीब ही गरीब रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो समझे तो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग रहते हैं वो सारा दिन काम करते हैं और रात में भी आधी रात तक काम करते हैं घर में आके, लेकिन उनका जीवन यापन फिर भी अच्छे से नहीं चल पाता है। ठीक है, और इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता उनको, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनको करना ही करना पड़ता है। वे क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं और मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है। सारा दिन मजदूरी करते हैं और घर के जितने मेंबर हैं वो सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका गुजारा नहीं होता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। ठीक है, मजबूरी में उनको करना पड़ता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, उनको करना पड़ता है और पड़ेगा ही, क्योंकि यदि वो नहीं करते तो घर के बच्चे भी भूखे मरेंगे और साथ साथ वो लोग भी। ठीक है, इसलिए उनको ये सारे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। ठीक है, यानी कि जो भी ग्रामीण परिवार है तो उनमें से करीब 40% जो हैं वो खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे हमने देखा कि तुलसी के पास कोई ज़मीन नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन होते हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब उनको काम नहीं मिल पाता उनके गांव में तो उनको फिर मजबूर होके दूसरे इलाके में जाना पड़ता है काम के लिए, कि कहीं भी काम मिले, हमारा जीवन यापन कहीं से भी चले, बस चलना चाहिए। ठीक है, और इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। जो ऐसे लोग जाते हैं तो हमने देखा कि जैसे जून से दिसंबर तक तो ठीक है, इनको काम मिल गया गांव में ही। ठीक है, खेत में काम करने के लिए मिल गया, लेकिन जो अदर महीने हैं वहाँ पे उनको काम करने के लिए नहीं मिल पाता है। इसलिए जितने भी लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं वो फिर शहर में जाएंगे या दूसरे गाँव में जाएंगे या कहीं भी मतलब काम की तलाश के लिए फिर वो उनको गाँव से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पलायन भी जो होता
होता है वो कुछ विशेष मौसमों में भी होता है, यहाँ पे इसीलिए ऐसी बात कही गई है। देन उसके बाद एक व्यक्ति और थे जिनकी कहानी और दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने तुलसी की कहानी पढ़ी, अब इनकी कहानी को समझते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं कि कैसे कैसे लोग आजीविका चलाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये धान आप अपने घर लेकर जाना है, ठीक है। वो जो शेखर की कहानी है, शेखर बता रहे हैं हम कि हमें यह धान घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है, हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। जो शेखर है उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, तुलसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं, और यहाँ पे अब जो जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, तो वो क्या करते हैं, उनको मजदूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप में से कई लोग किसान के घर से होंगे, तो ऐसा होगा कि जिनके पास 1 या 2 एकड़ ज़मीन है तो उनको मजदूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से ही कर लेते हैं, ठीक है। अपना काम जितना भी हो सके वो खुद से कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेखर वही बात बता रहे हैं कि 2 एकड़ ज़मीन है जिसका सारा काम हम लोग खुद कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद कर लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है कि जब कटाई का समय आता है तो कई बार मतलब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, तो जो वो भी किसान है ये भी किसान है, तो ये इनकी खेत कटवा दिए और वो उनके खेत कटवा देता है, मतलब कि दोनों का बराबर हो जाता है, ठीक है। देन अब हम आगे की बात करें तो जो रमेश बता रहा है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, ठीक है। वो जो उनके पास खेत है तो उनको बीज भी लाना पड़ेगा, खाद भी लाना पड़ेगा, पानी की सुविधा भी करनी पड़ेगी। तो वो यही बात बता रहे हैं कि व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है, ठीक है। जैसे तुलसी कम दामों पर, क्योंकि जो रामलिंगम जी थे वो उसको ही हमेशा बुलाते थे, इसलिए वो थोड़े कम दाम पर ही उनके यहाँ काम करने जाती थी। वैसे अब यहाँ रमेश की कहानी में है कि जो व्यापारी था उन्हें टाइम टाइम से जब भी उनको ज़रूरत होती यहाँ पे शेखर है, तो जब भी उनको ज़रूरत होती खाद की या बीज की तो वो उसको टाइम से दे देता था बिना पैसे लिए, ठीक है। तो जब इनको अब धान जब बेचनी है तो ये वहीं पे बेच सकते थे और कहीं पे नहीं, क्योंकि वो थोड़े कम दामों में लेता था लेकिन उनकी काम पड़ने पे हेल्प करता था, ठीक है, इसलिए वो उनको ही बेचते थे। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। शेखर बता रहे हैं कि अगर मैं बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसा मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है, ठीक है। जो वो उधार पहले से ही लिए रहते हैं, खाद का हो गया और बीज का हो गया, उसका उधार भी उनको चुकाना रहता है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा था कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे, मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, और जहाँ से वो लेके आए थे कर्ज, तो उसने संदेशा भेजा है कि मतलब जो भी किसान है वो उसी के यहाँ धान बेचे, इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि 60 बोरी जो धान मिलती है उनको, तो वो कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कर्ज नहीं होगा तो कुछ घर के लिए रख लेंगे, और जितना भी बचेगा घर के बचत से ज़्यादा होगा उसको ले जाके वहाँ पे बेच देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम्स है कि जो उनके हिस्से में बचता है यानी व्यापारी को देने के बाद उसका सिर्फ कितने और महीने में, मतलब 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब 8 महीने तो चल गए, ठीक है, जो अनाज हुआ वो 8 महीने तक खा लिए, और बाकी के 4 महीने तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है, पैसे की क्या, अनाज की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि हमें पैसे कमाने की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ, वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ, और हमारे पास एक संकर गाय भी है, ठीक है, मतलब गाय है उनके पास एक, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। जो वहाँ की सहकारी समिति थी गांव की, वो क्या करते हैं वहीं पे बेच देते हैं, इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है, ठीक है। मतलब
उनका किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, खेती के अलावा उनको इतने में नहीं हो रहा तो वो क्या करना पड़ रहा है, उनको अदर काम भी करने पड़ रहे हैं। जो गाय दूध दे रही है उसको भी बेच के कुछ खर्चा चला रहे हैं अपना, और कुछ खर्चा वहाँ की मिल में काम करके चला रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ पैसा भी कमा रहे हैं, तब जाके उनका जीवन यापन हो रहा है। देन उसके बाद है अब कर्ज लेने पर। तो कर्ज लेने पर क्या क्या होता है, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे। अभी हम इन दोनों की कहानी को समझे कि कैसे कैसे दोनों अपना जीवन यापन करते हैं। अब कर्ज लेने पर क्या होता है, तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं, ठीक है। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिए जाते हैं। मतलब कि बीज खरीदना हुआ, खाद खरीदना हुआ, उनके लिए कर्ज लेंगे। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। कर्ज भी लिए वो, और यदि मार्केट से वो बीज लाते हैं वो अच्छी किस्म का नहीं निकलता है तो क्या होता है कि उनकी फसल को या तो कीड़ा लग गया, या वो अच्छी नहीं निकली, या तो जब बुवाई किए तो बारिश हो गई ज़्यादा मात्रा में, उनकी फसल यानी कि पूरी तरह से यदि नष्ट हो जाती है या बर्बाद हो सकती है। तो बारिश पूरी तरह होने पर भी फसल क्या होती है, खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। जब उनकी फसल ही नहीं होती है जिसके आधार पे वो इसका कर्ज चुकाते हैं, तो क्या करते हैं, वो पूरा कर्ज नहीं चुका पाते हैं। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पे लेना पड़ता है, ठीक है। कर्ज तो चुका ही नहीं पाते हैं, और जब फसल भी अच्छी नहीं होती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, तो उनको अपना परिवार चलाने के लिए दोबारा भी कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता है। अब जब वो 2-3 बार कर्ज ले रहा है और दे नहीं रहा है, धीरे धीरे वो कर्ज लेते लेते उसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उसको फिर चुका ही नहीं पाता। कभी चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, बस वो जितना कमाएगा कर्ज बस देने के लिए ही कमा पाता है, ठीक है। उतना भी पूरा नहीं कर पाता वो, वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब जाता है, ठीक है। बहुत से आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इनका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो तो पहले कर्ज लिए, बीज खरीदे, फिर उसको बुवाई किए, उसमें से भी जो भी जुताई वगैरह का पैसा खर्च हुआ वो तो अलग से हुआ, और उसमें से जब फसल नष्ट हो जाती है, बिल्कुल नहीं होता, पाला पड़ गया, बारिश हो गई या कि कीड़े खा गए, तो उनके पास अब वो इतने मतलब धर्म संकट में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, इसका पैसा कहाँ से दूंगा, और पैसा तो पैसा, घर का खर्चा पहले कहाँ से चलेगा। तो इन्हीं सब के कारण वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी तक न्यूज़ में सुनाई देता था कि किसान ने आत्महत्या कर ली, इस किसान ने आत्महत्या कर ली, तो इसका सबसे मेन कारण यही था, ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं इसमें क्या क्या बातें और कही गई हैं। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विविधता का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है, ठीक है। यहाँ पे वही बात बताई गई है कि जब ऐसी बोझ तले वो दब जाते हैं तो उनके पास फाइनली फिर लास्ट में एक ही चारा बचता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि यदि वो जिंदा रहें तो उनके पास इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। यदि हम आपका पैसा लिए हैं तो हो सकता है कि आप 2 महीने 3 महीने तक ना बोलो कुछ, लेकिन कुछ दिन बाद आप भी हमको मजबूर करोगे कि हम आपका पैसा दें, या कि कोई मेरा लिया है तो मैं उसको मजबूर करूँगी, घर का खर्चा तो है ही, इसलिए वो ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके आगे का अगले वीडियो में बात करेंगे कि रामलिंगम और जो करू थम्मा थी, यानी कि वो रामलिंगम वहाँ के साहूकार और उसकी जो वाइफ थी, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे देखेंगे, इनका जीवन यापन कैसे होता था, ये लोग कैसे जीवन यापन करते थे, क्योंकि यहाँ तो अभी हमने किसान की और मजदूर की बात देखी है, ठीक है। कि जो एक मजदूर होता है, मजदूर इंसान जिनके पास बिल्कुल भी सिर्फ मजदूरी आधार होती है, उनका जीवन यापन कैसे होता है, जैसे तुलसी का देखा हमने। और जो शेखर जैसे लोग होते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत उनका घर जो किसानी, मतलब कि उनके पास ज़मीन है तो थोड़ा बहुत उनका जीवन यापन हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, उनको अलग से कमाना पड़ता है, पैसे की ज़रूरत अलग से पड़ती है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्ज लेने के बाद उसके पास यदि कोई विपदा आ जाती है तो वो किस हद तक जा सकता है, ठीक है। मतलब कैसे कैसे उसके पास मजबूरी आती है और फाइनली वो आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। तो इन सारी बातों को हमने समझा। देन अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए।